कभी सोचा है कि दो दोस्तों ने एक ही आईपीओ में अप्लाई किया, पैसे भी बराबर लगाए, लेकिन अलॉटमेंट सिर्फ एक को मिला, दूसरा खाली हाथ रह गया। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, आईपीओ अलॉटमेंट के पूरे खेल को समझेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का गणित क्या है। यही वो सवाल है जो लगभग हर रिटेल निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। एक के पास बधाई का मैसेज आता है और दूसरे को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। तो क्या यह सिस्टम बस किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले अलॉटमेंट के रहस्य को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये वाकई एक लॉटरी है, अपनी संभावनाएं बढ़ाने के तरीकों पर बात करेंगे, स्टेटस चेक करने का सही तरीका जानेंगे और आखिर में लिस्टिंग वाले दिन की रणनीति भी बनाएंगे। तो ठीक है, अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जब कोई आईपीओ आता है तो उसमें शेयरों के लिए दावेदार कौन कौन होते हैं। मतलब हमारे साथ और कौन रेस में दौड़ रहा है। देखिए, मोटे तौर पर हर आईपीओ इन कुछ कैटेगरीज में बटा होता है। एक होते हैं क्यूआईबीज यानी म्यूचुअल फंड और बैंक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। फिर आते हैं एनआईआईज या एचएनआईज, मतलब वो लोग जो 2 लाख से ज्यादा का निवेश करते हैं। और फिर आते हैं आरआईएस यानी हम जैसे रिटेल निवेशक जो 2 लाख से कम का निवेश करते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए एक हिस्सा रिजर्व होता है और नियम भी अलग होते हैं। अब जरा शेयरों का ये बंटवारा देखिए। आमतौर पर रिटेल निवेशकों के लिए करीब 35% शेयर रखे जाते हैं, मतलब कुल आईपीओ का 1/3 हिस्सा। इससे ये साफ हो जाता है कि हम जिस हिस्से के लिए लड़ रहे हैं वो लिमिटेड है और मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जब कोई आईपीओ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जैसा कि अक्सर अच्छे आईपीओस के साथ होता है, तो अलॉटमेंट का असली खेल वहीं से शुरू होता है। तो यहां सबसे जरूरी बात है सेबी का यूनियम। सेबी का मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे निवेशकों, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में हिस्सा मिल सके। उनकी कोशिश होती है कि हर किसी को कम से कम एक लॉट तो जरूर मिले। ये सिस्टम सबको बराबर का मौका देने के लिए बनाया गया है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बहुत ही पॉपुलर आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए कुल 50,000 लॉट ही उपलब्ध हैं। ये हो गई सप्लाई। और अब डिमांड देखिए। उसी आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले रिटेल निवेशक हैं 10 लाख। तो मतलब सीधा साधा है, मांग सप्लाई से 20 गुना ज्यादा है। हर 20 लोगों में से सिर्फ एक को ही शेयर मिल सकते हैं। और बस यहीं पर लॉटरी सिस्टम की एंट्री होती है। जब हर किसी को एक एक लॉट देना भी नामुमकिन हो जाता है, तो कंप्यूटर बिना किसी भेदभाव के रैंडम तरीके से उन खुशकिस्मत लोगों को चुनता है जिन्हें अलॉटमेंट मिलता है। इसीलिए 2 दोस्तों की एप्लीकेशन बिल्कुल एक जैसी होने पर भी नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। यह सिस्टम पूरी तरह से फेयर है, लेकिन हां, किस्मत पर आधारित है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस किस्मत के खेल में हम अपनी संभावनाओं को थोड़ा सा भी बेहतर कर सकते हैं? चलिए अब कुछ आम धारणाओं और उनकी असलियत को समझते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करने से अलॉटमेंट मिलना लगभग तय हो जाता है। देखिए, सच्चाई यह है कि जब आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो तो सिस्टम का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक एक लॉट देने पर होता है। ऐसे में 1 लॉट के लिए अप्लाई करने वाले और 10 लॉट के लिए अप्लाई करने वाले की संभावना में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। और हां, ये एक ऐसी गलती है जिससे हर हाल में बचना है। एक ही पैन कार्ड से कभी भी एक से ज्यादा एप्लीकेशन मत डालिए। ये नियमों के खिलाफ है और सिस्टम आपकी सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकता है। मतलब आप अपनी संभावना बढ़ाने की जगह उसे सीधा 0 कर रहे हैं। तो फिर असली चांस का पता कैसे चलता है? इसके लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है जिसे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कहते हैं। यह आईपीओ बंद होने के बाद जारी होता है और इसमें अलॉटमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। किस कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितनों को मिला, सब कुछ। देखिए, ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि जैसे 1 लॉट के लिए अप्लाई करने वाले हर 10 लोगों में से 1 को शेयर मिले, वहीं 2 लॉट के लिए अप्लाई करने वाले हर 20 में से 3 लोगों को। ये असली डेटा होता है जिससे पता चलता है कि असल में चांस कितना था। अच्छा, तो एप्लीकेशन डाल दी, अलॉटमेंट का दिन भी आ गया। अब अपना नतीजा कैसे देखें? चलिए इसका सबसे सही और ऑफिशियल तरीका जान लेते हैं। देखिए, सबसे भरोसेमंद तरीका है आईपीओ के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाना, जैसे कि फिनटेक या लिंक्डइन टाइम। बस वेबसाइट खोलिए, लिस्ट में से आईपीओ का नाम चुनिए, अपना पैन या एप्लीकेशन नंबर डालिए, कैप्चा भरिए और सबमिट कर दीजिए। आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस तुरंत पता चल जाएगा।
इधर उधर की फर्जी लिंक से हमेशा बचिए। बहुत बढ़िया, मान लेते हैं कि अलॉटमेंट मिल गया, पार्टी भी हो गई, लेकिन क्या एक निवेशक के तौर पर काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में असली काम तो अब शुरू होता है। लिस्टिंग वाले दिन मोटे तौर पर 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर शेयर बहुत अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट होता है तो कई लोग लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं। अगर लिस्टिंग फ्लैट रहती है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो लंबी अवधि के लिए होल्ड किया जा सकता है। और अगर लिस्टिंग नेगेटिव होती है तो घबराने की बजाय ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और फिर फैसला लेना चाहिए। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा और समझा है उसे कुछ आसान से टिप्स में समेट लेते हैं जो आगे हर आईपीओ में काम आएंगे। तो याद रखने वाली बातें क्या है? सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर पैसा ना लगाएं। कंपनी के बिजनेस को समझिए। अपनी कुल संभावना बढ़ाने के लिए परिवार के अलग अलग सदस्यों के पैन से एक एक लॉट अप्लाई करें। एक पैन से मल्टीपल एप्लीकेशन कभी नहीं। अलॉटमेंट ना मिले तो निराश मत होइए। अच्छी कंपनी का शेयर बाद में बाजार से भी खरीद सकते हैं। और सबसे जरूरी, हमेशा ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि क्या आईपीओ में शेयर मिलना ही निवेश की मंजिल है या ये उस लंबी यात्रा का बस पहला कदम है? उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपको आईपीओ अलॉटमेंट के खेल को एक नए और साफ नजरिए से देखने में मदद मिली होगी।